Dune Prophecy Season 1 Episode 1 is finally here and this is your complete PCP breakdown of it। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि ये शो देखने के पहले आपको ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 वो दोनों भी मूवीज देखने की वैसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शो उन दोनों मूवीज के 10,000 साल पहले बसा हुआ है। तो अभी और ज्यादा इंट्रो में टाइम नहीं वेस्ट करते, देयर इज लॉट टू कवर। तो लेट्स गेट इनटू ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 एपिसोड 1 ब्रेकडाउन। What holds more truth, history or prophecy? तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस शो के मेन कैरेक्टर वाल्या हरकोनन से पता चलती है। वो एक तरह का एक्सपोजिशन देते हुए बताती है कि किस तरह से ह्यूमंस वर्सेस थिंकिंग मशीन्स का एक वॉर हुआ था। वो कहती है कि उसके फैमिली को इतिहास में सब लोग कावर्ड्स, भगोड़े कहने लगे हैं, और ऐसे ही कुछ और भी चीजें वो बताती है। इसी में हम कुछ अलग अलग औरतों को भी मिलते हैं। तो ये जो भी सब कुछ चीजें हमें 1-2 मिनट के अंदर एकदम फटाफट देखने मिलती है, वो सभी चीजें एकदम नए से देखने वाले व्यूअर को ओवरवेलमिंग लग सकती है और कई लोग तो वहीं पे शो बंद भी कर दे। तो इसीलिए पहले हम क्विकली इस शो के एक बेसिक प्रीमाइस को समझते हैं और ओवरऑल पॉलिटिकल एंगल्स को कवर करते हैं, जिससे आपको इस शो की कहानी और अच्छी तरीके से समझेगी। तो अभी ये जो वाल्या हरकोनन ने जो भी एक्सपोजिशन वाला एक मोनोलॉग यहाँ पे दिया, जिसमें हमें उसने एक ह्यूमंस वर्सेस थिंकिंग मशीन्स के वॉर के बारे में बताया, तो वो और कुछ नहीं, वो बात कर रही थी बटलरियन जिहाद के बारे में। तो ये बटलरियन जिहाद मतलब एक मैन वर्सेस मशीन्स का वॉर हुआ था ईयर 201 बीजी से लेके 108 बीजी तक, बट ऑफिशियली कहा जाता है कि वो इवेंचुअली आगे 88 बीजी में खत्म हुआ। तो अभी ये वॉर एग्जैक्टली क्यों हुआ वो हम आगे थोड़ा सा क्विकली जानेंगे ही, बट पहले अंडरस्टैंड कि मैं ये जो बीजी कह रहा हूं वो क्या है। तो बीजी का मतलब होता है बिफोर गिल्ड, और इस ड्यून के दुनिया का कैलेंडर, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कैलेंडर, गिल्ड का ऑर्गेनाइजेशन जिस साल बना उसी साल से इस कैलेंडर को ऑफिशियली गिना जाने लग गया। तो ये जो भी द स्पेसिंग गिल्ड है वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरे नॉन यूनिवर्स के ट्रांसपोर्टेशन को, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स को वगैरह संभालता है। उनका एक तरीके से पूरे नॉन यूनिवर्स के ट्रांसपोर्टेशन पर मोनोपोली हो चुका है, और गिल्ड के अजीब से दिखने वाले म्यूटेटेड ह्यूमन बींग्स जिन्हें गिल्ड नेविगेटर्स कहा जाता है, वो पूरे यूनिवर्स में अच्छी तरीके से स्पेसशिप्स को चलाते हैं। और ऐसा ही मान लो कि गिल्ड के बिना और स्पेसशिप्स को चलाने वाले इन गिल्ड नेविगेटर्स के बिना ट्रांसपोर्टेशन पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है। और एराकिस नाम के एक डेजर्ट प्लैनेट पर मिलने वाले स्पाइस करके किसी सब्सटेंस के बिना गिल्ड नेविगेटर्स बराबर से स्पेसशिप्स को चला ही नहीं सकते। मतलब ड्यून के दुनिया में आपको जो भी स्पेसशिप्स यहां वहां पर दिखेंगे वो इस स्पाइस के बिना चल ही नहीं सकते। तो ये जो भी स्पाइस मेलैंग करके सब्सटेंस है, जिसे स्पाइस ही कहा जाता है, वो पूरे नॉन यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ अराकिस प्लैनेट पर ही मिलता है, और इसी अराकिस प्लैनेट को ड्यून कहते हैं। तो ये जो भी ड्यून करके प्लैनेट है, इस पर कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी सैंडवर्म्स क्रिएट हो गई थी, और इन्हीं सैंडवर्म्स का एक्सक्रीशन यानी उनका टट्टी ही होता है ये स्पाइस, जो कि काफी सालों तक ड्यून के सैंड में रहने के बाद, अलग अलग कुछ केमिकल्स के मिक्स वगैरह होने के बाद, उधर का अराकिस का एनवायरनमेंट भी उसमें इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसा ही कुछ रिएक्शन होके ये स्पाइस सब्सटेंस जो भी है वो अराकिस पे मिलता है। तो ये जो भी गिल्ड नेविगेटर्स होते हैं वो अराकिस प्लैनेट पर मिलने वाले स्पाइस नाम के सब्सटेंस को बराबर से सिंथेसाइज करके उससे स्पेसशिप्स चलाते हैं। तो अभी आपको समझा ही होगा कि स्पाइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियसली उसके वजह से पूरे नॉन यूनिवर्स में काफी पॉलिटिक्स होता है। बस ये चीज अभी के लिए याद रखिए कि स्पाइस इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो अराकिस प्लैनेट पर ही सिर्फ मिलता है, जिसको ही ड्यून कहा जाता है, और उसके ऊपर पूरे नॉन यूनिवर्स में फैले हुए हजारों अलग अलग प्लैनेट्स पर बसे हुए ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ह्यूमंस डिपेंडेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये सभी चीजें बाद में आगे आएगी। तो इसी स्पेसिंग गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के ईयर को ही ईयर 0 कहते हैं, और उसके पहले के सालों को बिफोर गिल्ड कहा जाता है, और उसके बाद के सालों को, उसके बाद के ईयर्स को आफ्टर गिल्ड कहते हैं। तो हजारों सालों से यानी कि 5000 बीजी से अप्रोक्सीमेटली 200 बीजी तक सभी अलग अलग प्लैनेट्स पर पूरे ह्यूमैनिटी में कई सारे रोबोट्स, कंप्यूटर्स, अलग अलग किस्म के छोटे मोटे इक्विपमेंट, मशीनरी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग मशीन्स, मतलब जो भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स होते हैं वो, ये सभी ह्यूमैनिटी के साथ में अच्छे से रहते थे। बट देन फिर ऐसा कुछ होता है जिससे एक थिंकिंग मशीन अपने आप को पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर समझने लगता है। अभी वो जो कुछ भी है उस कहानी में मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। अभी इस शो के ऊपर ये जो भी मैं वीडियोस
वीडियोस बनाऊंगा वो थोड़े अच्छे चले, उसको मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो डेफिनेटली मैं बटलरियन जिहाद के ऊपर थोड़ा और इन डेप्थ अच्छे से स्टोरी वाइज वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए बस इतना ही समझ जाइए, एक थिंकिंग मशीन एकदम टर्मिनेटर मूवीज में जैसे दिखाया है उसी तरीके से ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ एक्शंस लेने लगता है, और वो जो भी एक्शंस लेता है वो एक बैडएस औरत सेरेना बटलर को पसंद नहीं आए, और इसीलिए सेरेना बटलर के लीडरशिप में ह्यूमंस ने एक जिहाद शुरू किया, एक रेवोल्यूशन शुरू किया मशीन्स के खिलाफ, और इसे ही आगे बटलरियन जिहाद कहने लगे। तो ये बटलरियन जिहाद काफी सालों तक चला, जिसमें ह्यूमैनिटी का ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, बट इवेंचुअली कैसे तो करके ह्यूमंस जीत गए। बट सभी ह्यूमैनिटी का रूलर अभी कौन बनेगा, इसको लेके भी थोड़े से वॉर्स चले, एंड इवेंचुअली एक बड़ा बैटल ऑफ कॉरिन हुआ, और इस बैटल में पावरफुल हाउस बटलर अपने इंपॉर्टेंट साथी हाउसेस हाउस अट्रीडिस और हाउस हार्कोनन के साथ में मिलकर कई सारे अलग अलग रेजिस्टेंस वाले बड़े बड़े हाउसेस को खत्म करते हैं। और इसी बैटल ऑफ कॉरिन के ऊपर हाउस बटलर ने अपने आप का नाम चेंज करके हाउस कॉरिनो रखा, क्योंकि वो प्लैनेट कॉरिन पर अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए थे। इसीलिए अभी ये नए से बना हुआ हाउस कॉरिनो उनके प्लैनेट सलूसा सेकेंडस पर एक बड़ा गोल्डन लायन थ्रोन बनाते हैं, और उसी के ऊपर बैठ के हाउस कॉरिनो पूरे नॉन यूनिवर्स पर रूल करने लगा। इस पूरे नॉन यूनिवर्स के अलग अलग हजारों प्लैनेट्स पर अभी जितने भी अलग अलग हाउसेस वगैरह बने थे उन सभी को ड्यून के यूनिवर्स में लैंड्सराइड भी कहते हैं। तो ये सब तो एस्टैब्लिश हो गया, बट और एक इंपॉर्टेंट रूल पूरे नॉन यूनिवर्स में आ गया था, एंड दैट वाज And all thinking machine technology was banned. कोई भी टेक्नोलॉजी अगर होती है तो वो ज्यादा एडवांस ना हो, इसका बराबर से ख्याल पूरे यूनिवर्स ने रखना चाहिए। अगर रोबोट्स मशीन्स और ऐसी ही कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं पर दिखती है तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा, ऐसा एक रॉयल हुक्म पूरे यूनिवर्स में दिया गया। तो बैटल ऑफ कॉरिन में से ये हाउस कॉरिनो बना, पादशाह एम्परर बना, बट यहां पर एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था जो वाल्या हार्कोनन हमें इस एपिसोड के शुरुआत में याद कराती है। तो वाल्या के मुताबिक इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि बैटल ऑफ कॉरिन में हाउस अट्रीडेस ने जाबाजी दिखाई और सबको एक करके अच्छा लीडर बनके उन्होंने हाउस बटलर को सपोर्ट किया और थिंकिंग मशीन्स को खत्म किया। बट वाल्या के परदादाजी उस बटलरियन जिहाद में भगोड़े साबित हुए, क्योंकि वो बैटल ऑफ कॉरिन में से डर के डेजर्टर बन गए, वो भगोड़े बन गए। तो इसी वजह से एक बड़ा हाउस होने के बावजूद पूरा लैंड्सराइड मतलब यूनिवर्स के सभी हजारों अलग अलग हाउसेस सीक्रेटली हार्कोनन्स पर हंसते थे, थूकते थे, उन्हें कायर कावर्ड समझते थे। तो वाल्या हार्कोनन अपने हाउस के इस इतिहास को लेके काफी शर्मिंदा रहती है, उसे काफी सैडनेस फील होता है और उसे असल में गुस्सा भी काफी रहता है। हमें एपिसोड के शुरुआत में ऐसा पता चलता है कि उसके मुताबिक अट्रीडिस ने जो भी ये इतिहास बताया है कि हार्कोनन्स भगोड़े निकले, हार्कोनन्स भाग गए बैटल ऑफ कॉरिन में से, वो सब कुछ झूठ है। और उसी झूठ को बदलने के लिए यंग वाल्या हार्कोनन डिसाइड करती है कि वो एक पावरफुल बेने जेसेरिट बनेगी और सभी चीजों को सही करेगी। तो अभी ये जो भी बेने जेसेरिट करके एक औरतों का ग्रुप हमें यहाँ पे देखने मिलता है, वो एक इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क ऑफ विमेन होता है जो अपने कई सारे अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करके उनके बिलीफ्स के अनुसार कई सारे चीजें करते रहते हैं। तो ये एक बेसिकली कल्ट होता है और इस कल्ट के कई सारे अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। तो हमें इस एपिसोड में जो इंपॉर्टेंट चीज देखने मिली वो है ट्रूथ सेयर्स। तो ट्रूथ सेयर्स मतलब बेने जेसेरिट की कुछ ऐसी औरतें होती है जिनको कौन झूठ बोल रहा है वो बराबर से पहचानने आता है। तो ये तो एक ही चीज हुई। इसके अलावा हमें पता चलता है कि इस पूरे बेने जेसेरिट की कोई एक मदर सुपेरियर रकेला बर्टो एनीरूल करके कोई है, और ये पूरे बेने जेसेरिट की सबसे पहली मदर सुपीरियर है। तो इस रकेला ने एक बहुत ही बड़ा जेनेटिक आर्काइव बनाया होता है जिसमें कई सारे मेजर हाउसेस के इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लोगों का उसने डीएनए वगैरह इकट्ठा करके रखा रहता है, और ये सभी चीजें करने का उसका रीजन होता है उनके मेमोरीज को एक्सेस करना। तो बेने जेसेरिट अपने पावर्स के जरिए जो भी डीएनएज वगैरह इस जेनेटिक आर्काइव में होती है उससे जो भी चीजें किसी के फैमिली ने अपने इतिहास में की है उन सभी चीजों के बारे में उनको पता चलता है। तो बेने जेसेरिट उसी जेनेटिक आर्काइव का यूज करके अपने फायदे के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोग्राम करने लगे थे। She wanted to breed better leaders.
मतलब बेने जेसेरिट कई सारे अलग अलग मेजर हाउसेस में रिश्ते बनाती ताकि वो कंट्रोल कर सके उन रिश्तों में से आने वाले जो भी बच्चे वगैरह होंगे वो सब क्या डिसीजंस लेंगे। तो बेसिकली इस समय पर बेने जेसेरिट के पास में एक तरह का एक छोटा डेटा सेंटर ही है, ऐसा समझो, जिसमें बड़े बड़े हाउसेस के अलग अलग जनरेशंस के कई सारे ह्यूमन बींग्स का एक डीएनए मौजूद है और उसी से ये बेने जेसेरिट डेटा वगैरह कलेक्ट करके वो डिसाइड करते हैं कि किसकी शादी किससे होनी चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन को वो कंट्रोल कर सके। इसी में ऐसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग का और एक रीजन ये होता है कि बेने जेसेरिट का एक बहुत ही बड़ा प्रोफेसी है कि इवेंचुअली एक ऐसा सुपर ह्यूमन बनेगा जो एक अल्टीमेट बीइंग होगा जिसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ एक ही समय पे वो देख पाएगा। तो ये जो भी सुपर ह्यूमन बीइंग रहेगा वो लाइफ और डेथ के परे है, उसके लिए टाइम मतलब कुछ भी नहीं है और इसे ही ये बेने जेसेरिट कहते हैं क्विताच हादराक। तो ऐसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे विश्वास रख के ये जो भी जेनेटिक आर्काइव वगैरह है उसके ऊपर बिलीफ रख के बेने जेसेरिट का एक सेक्शन ऑफ विमेन काफी बिलीव करता है इस क्विताच हादराक के प्रोफेसी में, बेने जेसेरिट को ही पावरफुल रखने के बिलीफ में। बट कई सारे ऐसी भी बेने जेसेरिट होती है जो इस बिलीफ के खिलाफ थी और यही पे आती है इस एपिसोड 1 में दिखाई हुई ये डोरोटिया। तो इस डोरोटिया को लगता है कि ये जो भी ब्रीडिंग इंडेक्स वगैरह है उससे रिश्ते बनाना एकदम गलत चीज है। उसके मुताबिक सिस्टरहुड का काम है कि पूरे यूनिवर्स के अलग अलग लीडर्स को सही रास्ता दिखाना, ना कि खुद ही रूल करना। बट वाल्या हार्कोनन के मुताबिक सिस्टरहुड को ही रास्ता बनना चाहिए और उनके पीछे सबको आना चाहिए। तो यहाँ पर वाल्या डोरोटिया से वो ब्रीडिंग इंडेक्स के आर्काइव्स वगैरह जहां पर है उसकी वो एक टेक्नोलॉजी वाली छोटी स्लेट मांगती है, बट डोरोटिया डजंट गिव इट टू वाल्या। तो वाल्या हार्कोनन डोरोटिया पर वॉइस का इस्तेमाल करके उसे मारती है। तो ये वॉइस मतलब एक ऐसी मैजिकल टेक्निक है जिसमें ये बेने जेसेरिट की औरतें कुछ ऐसी चीजें करती है कि वो किसी के बॉडी को कंट्रोल ही कर देगी। तो यहाँ पर ये जो भी वाल्या ने वॉइस का इस्तेमाल किया वो पूरे बेने जेसेरिट के सिस्टरहुड में किसी ने पहली बार किया है, ऐसा हमें यहाँ पे पता चला। इसीलिए इवन डोरोटिया वॉज शॉक। तो वाल्या सिलेक्टिव ब्रीडिंग और सिस्टरहुड के पावर को इसलिए बढ़ाना चाहती है क्योंकि उसे ऐसा मरने के पहले रकेला ने करने के लिए कहा। तो डोरोटिया के मरने के बाद में उसी समय पर वाल्या एकदम पावरफुल तो बनी गई थी, बट ऐसा नहीं था कि वो अकेली थी। उसका एक यहाँ पर ग्रुप भी होता है, उसकी छोटी बहन टूला हार्कोनन, कोई काशा एंड देन फ्रांसिस्का। ये चारों यहाँ पर इस समय पर यंगस्टर्स होते हैं, बट देन इसी समय पर वी सी अ टाइम जंप ऑफ 30 इयर्स और हम पहुंचते हैं डायरेक्टली अराउंड 27 एजी के समय, यानी 27 आफ्टर गिल्ड के समय में आते हैं। तो ये एग्जैक्टली समय कौन सा है वो यहाँ पे थोड़ा सा बताया था। तो इस समय पर अभी वाल्या उसके हिसाब से बराबर से वलाक 9 नाम के किसी एक प्लैनेट पर पूरे बेने जेसेरिट के सिस्टरहुड को रूल करने लगी है और उसके अंडर कई सारी लड़कियां बेने जेसेरिट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। इसी में वाल्या का बड़ा प्लान है कि इस समय जो पैदशाह एम्परर है, एम्परर जविको कोरिनो और उसके वाइफ एम्प्रेस नटालिया के फर्स्ट बॉर्न बेटी यानी प्रिंसेस येनेट्स को सिस्टरहुड का मेंबर बनाकर उसे इन्फ्लुएंस करना। वाल्या चाहती है कि प्रिंसेस येनेट्स सिस्टरहुड को ज्वाइन करे और फिर वो अपने हिसाब से इस तरीके से ब्रेन वॉश करे कि वो एकदम सिस्टरहुड के बिलीफ्स को मानने लगे और वाल्या जो चाहती है वही चीजें इवेंचुअली येनेज भी करे। तो एम्परर जविको के बाद में प्रिंसेस येनेज ही नेक्स्ट इन लाइन थी। तो वो अगर एम्प्रेस बनती है और वो जो सिस्टरहुड को चाहिए वो करने लगेगी तो फिर बेने जेसेरिट के पावर के सामने कोई रहेगा ही नहीं। और यही एक बड़ा लंबा गेम यहाँ पर अभी वाल्या खेलने लगी। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर प्रिंसेस येनेट्स का छोटा भाई कॉन्स्टेंटिन कोरिनो वाल्या के साथ बातें करता है एंड द डील इज प्रिंसेस येनेज सिस्टरहुड को ज्वाइन करेगी। फिर हम प्रिंसेस येनेट्स को मिले, जिसे मैं अभी सिर्फ नेट्स कहूंगा क्योंकि वही उसे शो में भी कह रहे हैं। तो हम
यहाँ पर प्रिंसेस नेज और किरन एट्रेडिस को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली उसका स्वॉर्ड मास्टर है। तो मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े हाउसेस के घरों में ऐसे स्वॉर्ड मास्टर रखे जाते हैं ताकि उनके जो भी यंग प्रिंस या फिर प्रिंसेसेस है उन्हें अच्छी तरीके से फाइटिंग वगैरह आ सके। तो अभी ये ह्यूमंस इतने एडवांस्ड होने के बावजूद ऐसे स्वॉर्ड से वगैरह फाइट क्यों करते हैं? तो इसका रीजन है ये शील्ड्स। अगर कोई भी दूर से गन फायर करता है या मिसाइल भी अगर इंसान पे छोड़ा जाता है तो वो गन की बुलेट या फिर मिसाइल उस शील्ड के आर पार जा ही नहीं सकती। कोई भी फास्ट मूविंग चीज होती है वो उस शील्ड को क्रॉस नहीं कर सकती। बट जो स्लो मूविंग चीज होती है, जैसे कि एक ह्यूमन ने चलाया हुआ एरो हो या फिर ह्यूमन ने चलाया हुआ हैंड हेल्ड वेपन यानी कि नाइफ या फिर स्वॉर्ड वगैरह हो, वही चीजें इस शील्ड के आर पार जा सकती है। तो इसके बाद में हमें पता चलता है कि किसी हाउस रिचेस और हाउस कॉरिनो के बीच में एक बड़ा रिश्ता तय हुआ है। तो ये जो भी ड्यूक ऑफ रिचेस है वो कुछ उनके प्लेनेट पर मैन्युफैक्चर हुई एकदम एडवांस स्पेसशिप्स और मशीन्स वगैरह हाउस कॉरिनो के एम्परर जविक्को को ऑफर करता है। A newly built fleet of ballista motherships. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अराकिस पर जो भी मशीन्स एक्सकेवेशन ऑफ स्पाइस के लिए लगाए गए थे उस पे बहुत ही डेंजरस अटैक कुछ फ्रेमन लोगों ने किए और वो मशीन्स वहां पर तबाह हो गए। तो ये जो भी फ्रेमन्स होते हैं वो अराकिस के प्लेनेट पर, ड्यून के प्लेनेट पर रहने वाले नेटिव लोग होते हैं और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि फॉरेन प्लेनेट से आए हुए कुछ मशीन्स उनके डेजर्ट में से स्पाइस को लेके जाए। उन फ्रेमन्स के लिए स्पाइस काफी पवित्र चीज होती है, वो उसको पूछते हैं, उसे काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई पैदशाह एम्परर और उसके कुछ मशीन्स वहां से एक्सकेवेशन करके स्पाइस को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूक ऑफ रिचेस एम्परर कॉरिनो को वही कहता है कि तुम्हारे जो भी शिप्स को ये फ्रेमन लोग आके तबाह करने लगे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स में से मेरे मशीन्स के वजह से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अपेरेंटली ये जो भी शिप्स है वो बहुत ही एडवांस्ड है और उनको फ्रेमन कुछ डैमेज नहीं कर सकते। And spice will flow. तो इस इंफॉर्मेशन के बाद में वी गेट टू मीट डेस्मंड हार्ट। तो ये बंदा कई सारे अलग अलग एक्सकेवेशन के मिशंस में ड्यून पे अराकिस पर गया था और ऐसे ही एक मिशन में उसी का एक्सकेवेटर मशीन जो था वो पूरा डिस्ट्रॉय किया गया फ्रेमन्स के जरिए। बट फिर भी कैसे तो करके डेस्मंड हार्ट बचा और वो अभी सीधा यहाँ पर गोल्डन लायन थ्रोन के सामने आ गया। तो अभी जैसे ही वो यहाँ पर आया तो एक शॉकिंग ट्विस्ट पहला हमें इस एपिसोड में देखने मिला, एंड दैट इज डेस्मंड हार्ट के मुताबिक जो भी एक्सकेवेटर्स मशीन्स और एक बड़ी रेजिमेंट ऑफ हाउस कोरिनो जो ड्यून के प्लेनेट पर रिसेंटली तबाह कर दी गई थी, उसको फ्रेमेंस ने तबाह नहीं किया और ने ही उनको डिस्ट्रॉय किया और उनसे स्पाइस को चोरी किया गया। तो डेस्मंड ने ये जो भी कहानी यहाँ पे बताई उस पूरे कहानी को वहां पर खड़ी हुई ट्रूथ सेयर काशा सही बताती है। तो इस सीन के बाद में अगले ही सीन में काशा को कुछ अजीबोगरीब विजन्स दिखाई देते हैं। इसमें एक सड़ा हुआ उसे अनार दिखता है, कुछ खून वगैरह यहाँ वहां दिखा। इसमें एक बार नेड्स भी उसके ऊपर चिल्लाई कि जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है वो तुम्हारे वजह से हो रहा है, ऐसे उसके ऊपर ब्लेम डालती है। तो ये जो भी शादी इस समय पर हाउस रिचेस और हाउस कोरिनो के बीच में हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ काशा के सलाह देने के वजह से हो रही थी। तो ये अगर अभी फेल हो रही है ऐसा इस विजन से पता चलता है तो इसका ब्लेम भी काशा पे ही आता है। तो इसीलिए इस विजन में काशा एकदम डरी हुई दिखी और इसी विजन के एंड में एकदम से सैंडवर्म काशा को खा जाती है और उसमें हमें 2 ब्लू कलर के कुछ डॉट्स दिखे। तो ये 2 ब्लू कलर की आंखें फ्रेमेंस को दर्शाती है। तो उसका जो भी सिग्निफिकेंस है वो हमें आगे पता चलेगा। मुझे उसके बारे में कुछ थियरीज पता है बट आई थिंक वो थोड़ी सी स्पॉइलर ही हो सकती है, इसलिए आई एम गोइंग टू स्किप इट। लेट्स मूव हेड। तो काशा को जैसे ही ये प्रोफेसी ये विजन दिखाई देता है तो वो सीधा वलाक-9 प्लैनेट पे चली गई। इसी में एम्प्रेस नतालिया अपने हस्बैंड एम्परर जविक्को को समझाती है कि बेने जेसेरिक ने हाउस रिचेस के 9 साल के बच्चे के साथ में प्रिंसेस नेट्स की शादी तय कर दी और उसके मुताबिक वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उस बच्चे को अभी बड़ा होने में काफी टाइम है, ऐसा ही समझ लो 7-8 साल है। तो उतने सालों में नेट्स को उनके प्लैनेट वलाक-9
लाइन पर रख के हम गलती करेंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सिस्टरहुड उनके बेटी को एकदम बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। इस बात के बावजूद जविक को यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं सुनता, वो इस शादी को करके ही रहेगा ऐसा कहता है, बिकॉज ही कंप्लीटली बिलीव्स इन बेने जेसेरेट। तो इसी में दूसरी तरफ काशा वलाक 9 पर पहुंच गई थी और वो वहां पर जाके वो अपने पुराने दोस्त वाल्या और टुला को उसके विजन के बारे में बताती है, और वो इवन वाल्या को डाउट करने लगती है कि क्या प्रिंसेस नेट्स की 9 साल के लड़के के साथ में शादी सही है। मे बी प्रिंसेस यनेज यानी नेट्स को बेने जेसेरेट वैल्यूज से ज्यादा इन्फ्लुएंस करना, ऐसी ये शादी वगैरह करना, ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो प्रोबेबली गलत भी हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पर काशा डाउट्स थोड़े बहुत लेने लगती है, तो उनके बीच में वहां पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है। इसके बाद में वाल्या और टुला के बीच में भी थोड़े बहुत डिस्कशंस होते हैं, जिसमें इस बार टुला कहती है कि क्या वाल्या जो करना चाहती है वो सही है, मे बी ये जो शादी उन्होंने सोची है वो प्रोबेबली गलत भी हो सकती है। बट वाल्या ब्रीडिंग इंडेक्स के सीक्रेट रूम में जाके वापस से अच्छी तरीके से स्टडी करके जब बाहर आती है, तब वो टुला को बताती है कि ये जो भी शादी उन्होंने डिसाइड की है वो बराबर है। देन हम पहुंचते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ प्रिंसेस यनेज और 9 साल का हाउस रिचेस का लौंडा प्रूवेथ रिचेस के बीच में। इसमें छोटे मोटे कुछ सीन्स हुए। एक सीन में हमने देखा कि छोटा प्रूवेथ और नेज अनार खाते हैं, तो इसीलिए काशा को लगा होगा कि सड़ा हुआ अनार मतलब एक बैड ओमेन फॉर मैरिज है, ऐसा उसका बिलीफ हुआ रह सकता है, और इसीलिए वो इस समय पर वलाक 9 के सिस्टरहुड के प्लेनेट पर गई थी। तो एनीवेज ऐसे एंगेजमेंट की सेरेमनी तो खत्म हो गई, बट देन इसी सेरेमनी में प्रूवेथ का एक छोटा सा टॉय रोबोट उसके जेब में से बाहर निकला, जो कि एक कोई ट्रांसफॉर्मर किस्म का रोबोट था, और वो उस एंगेजमेंट में यहाँ वहां पर भागने लगा, जिसे इवेंचुअली डेजमंड ने पकड़ तो लिया, बट इस रोबोट को देख के सभी लोग वहां पर मौजूद शॉक्ड हुए और कईयों को गुस्सा भी आया। That technology is forbidden! तो एज शी सेज कि ये टेक्नोलॉजी फॉरबिडन है, तो इसका ही डायरेक्टली कनेक्शन है बटलरियन जिहाद से। ऐसे ट्रांसफॉर्म वगैरह होने वाले रोबोट्स ये जो भी है, ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, और इस टेक्नोलॉजी पर सालों पहले पाबंदी ला गई थी, और इसके वजह से ही यहाँ पर सब लोग गुस्सा हुए, थोड़े ऑकवर्ड हुए, शॉक्ड हुए, और इवन ड्यूक ऑफ रिचेस थोड़ा सा डर के यहाँ पर कहता है कि ये बस एक छोटा टॉय है बच्चे का, तो ऐसे कुछ उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज है नहीं। बट दूसरे तरफ कई सारे लोग थोड़े से गुस्सा थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर उन्होंने इस दरबार में लाई, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होता है, और एम्परर को फैसला लेना था कि क्या वो अभी हाउस रिचेस को पनिश करेगा, जो कि अभी इस समय उसके मेहमान है। तो एम्परर जविक को थोड़ा बहुत टेंशन में आता है, बट इवेंचुअली वो डिसाइड करता है कि इस ट्रांसग्रेशन ऑफ हाउस रिचेस को, इस छोटे गलती को वो माफ करेगा। तो ये डिसीजन सुन के कुछ लोग वहां पर सैड हुए। देन डेस्मंड जविक को से जाकर मिलता है और उसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर बताता है। डेस्मंड हार्ट के मुताबिक पूरे यूनिवर्स के कई सारे अलग अलग हाउसेस इस समय पर बादशाह एम्परर जविक को कॉरिनो से नहीं डरते। यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट के जो भी अलग अलग लॉर्ड्स है, अलग अलग ड्यूक्स जो भी है, वो जविक को कॉरिनो के लीडरशिप को क्वेश्चन करने लगे हैं, और वो उसे ज्यादा भाव ही नहीं देते। डेस्मंड के मुताबिक पूरे नॉन यूनिवर्स में ऐसे कई सारे प्लैनेट्स के कई सारे अलग अलग हाउसेस हो गए हैं जो मानते हैं कि हाउस कॉरिनो और उनके जो भी साथी हाउसेस है और ये जो भी स्पेसिंग गिल्ड वगैरह है, उन सब की हम क्यों माने? ये कौन होते हैं हम पर रूल करने वाले? हम खुद ही अराकिस पर जाके स्पाइस को छीनेंगे और अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। भाड़ में गया ये पादशाह एम्परर जविक को कॉरिनो और उसके रूल्स। तो ऐसा सेंटिमेंट पूरे नॉन यूनिवर्स में अभी इस समय पर बढ़ने लगा है, और इसी में कईयों को ऐसा भी लगता है कि बटलरियन जिहाद हुआ तो सही, बट एकदम से सभी मशीन्स को पूरे नॉन यूनिवर्स में से वाइप आउट करना एक झटके में, ये थोड़ी सी जल्दबाजी हुई। तो मतलब ऐसा भी एक सेंटिमेंट पूरे नॉन यूनिवर्स में पलप रहा है कि मशीन्स को और कंप्यूटर्स को हमने थोड़ा जल्दी ही मार दिया, वो उसे मिस करने लगे हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन डेस्मंड जविक को देता है और हमें इसके बारे में पता चला। देन हम दूसरे तरफ मिलते हैं प्रिंसेस येनेट्स को, जो 9 साल के छोटे प्रूवेथ से शादी करने के पहले अपने स्वॉर्ड मास्टर किएरन एट्रेडिस के साथ में संबंध बनाती है। तो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेन करने जैसी
जो भी चीजें हैं वो तो मैंने की। अभी इसके बाद में जो भी एकदम लास्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड में चीजें हुई वो बहुत ही मिस्टीरियस और शॉकिंग ट्विस्ट वाली चीजें हुई। उसमें ऐसे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज जो भी उसमें दिखाया है वो जो भी चीजें थी उसका सभी रिवीलेशन हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा इन अ शॉकिंग ट्विस्ट। सबसे पहले डेस्मंड प्रूवेथ रिचेस को लिटरली जलाकर मारता है। हमें यह पता चला कि डेस्मंड के पास में कुछ अजीब सी पावर्स आ चुकी है, तो वो कैसे आई है तो ये हमने जविक्को के जरिए देखा। एम्परर जविक्को को कुछ एक व्हाइट डिस्क मिलती है, उसे कुछ फ्लॉपी डिस्क वगैरह कही है, जिसे प्लग करने पर उसे दिखाई देता है कि एग्जैक्टली डेस्मंड के साथ क्या हुआ था। तो जविक्को को दिखाई देता है कि जब डेस्मंड वहां पर अराकिस पर ड्यून पे था तभी एक सैंडवर्म उसे निगल गई थी, बट फिर भी एक तरीके से यहां पर वो रीबॉर्न होके आया हुआ है, ऐसा कुछ हमें यहां पे पता चला। इसी में साइमल्टेनियसली दूसरे तरफ वलाक 9 के प्लैनेट पर इवन काशा की भी बॉडी अंदर से जलने लगती है एंड उसकी भी मौत हुई। तो जैसे ही काशा की मौत हुई तो बस वाल्या कहती है कि आई सी इट मदर, आई सी इट मदर। तो अभी एग्जैक्टली व्हाट शी इज सीइंग ये मिस्ट्री हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। तो दैट्स ऑल इन दिस ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 एपिसोड 1 ब्रेकडाउन। आई होप आपको सभी चीजें इस एपिसोड की समझी एंड ओवरऑल जो भी वर्ल्ड बिल्डिंग, जो भी थोड़ा बहुत लोर इसके आजू बाजू में आगे पीछे है वो समझा। अगर आपको ड्यून के दुनिया के बारे में और भी अच्छे से जानना है तो आप मेरे इस ड्यून के टाइमलाइन के वीडियो को जरूर देखिए। आई नो वो थोड़ा ज्यादा ही लंबा वीडियो है, बट आप आराम से उसे 10-10, 15-15 मिनट कभी तो देख के पूरा देख लीजिए। आई एम श्योर आपको वो देखने में काफी मजा आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लॉर्ड्स एंड लेडीज। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।